हाँ जी भी दोस्तों, तो स्वागत है आप लोगों का लेखांकन विद्यापीठ के यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे हम लोग आप लोगों को क्लास 9th क्लास 10th की इंग्लिश, मैथ, साइंस, एसएसटी की वीडियोस प्रोवाइड करते हैं, जो कि आपको आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने में और आपके बोर्ड एग्जाम्स और आपके फाइनल एग्जाम्स में हेल्प करेंगी विद द चैप्टर वाइज स्टडी एंड चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट क्लियरेंस। तो हम लोग और इसी के साथ ही हम अपना जैसे कि आप लोग जानते हैं, मेरा नाम रॉबिन है और हम लोग ऑलरेडी ही प्रीवियस काफ़ी वीडियोस एक दूसरे का मैं आप लोगों को अपना इंट्रोडक्शन दे चुका हूँ, तो वो पार्ट स्किप करते हैं और अब हम शुरू करते हैं चैप्टर जो कि है पॉलिटिकल साइंस का जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। लास्ट हमने जो चैप्टर अभी देखा था वो पॉलिटिकल पार्टीज देखा था, और उसके बाद जो हमारे पास पॉलिटिकल साइंस में अगला चैप्टर आता है दैट इज जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। और ये हम सब लोगों को पता है कि जेंडर, रिलीजन और कास्ट, ये तीनों चीज़ें जो है हमारी इंडिया की पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा काम में आती हैं और बहुत ज़्यादा यूज़ करी जाती हैं। आप लोग अभी करंट सिचुएशन ऑफ पॉलिटिक्स ऑलरेडी देख ही रहे हो, जिसके अंदर इस कार्ड को प्ले करा जाता है, इस कार्ड को प्ले करा जाता है और इस कार्ड को तो प्ले करा ही जा रहा है। तो ये सारे के सारे कार्ड्स हमारे पॉलिटिक्स में प्ले होते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन अवर पॉलिटिक्स, इंडिया की पॉलिटिक्स में खास करके। तो इसके बारे में ही हम पढ़ना शुरू करते हैं। तो मेन बात आती है, सबसे पहली जो चीज़ आती है वो आती है जेंडर पॉलिटिक्स। तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारी सोसाइटी में, वो ये है कि हम जेंडर को जो है वो जेंडर डिवीजन को एक नेचुरल या अनचेंजेबल डिवीजन कंसिडर करते हैं, और यह कंसिडर कराया जाता है कि जेंडर डिवीजन जो है वो नेचुरल है और वो अनचेंजेबल, मतलब वो चेंज नहीं करा जा सकता। हमारे इंडिया में लेबर तक की सेक्सुअल डिवीजन है, मतलब हमने लेबर को भी सेक्सुअल डिवीजन के हिसाब से बांट रखा है। हमारी सोसाइटी में हमने तय कर रखा है कि औरतें ये काम करेंगी, मर्द ये काम करेंगे, औरतें यही काम करने के लिए पैदा हुई हैं और मर्द यही काम करने के लिए पैदा हुए हैं। अगर मैं बात करूं कि हो सकता है वी लिव इन अ मॉडर्न वर्ल्ड, तो हो सकता है कि औरतें जो है मर्द के साथ कंधे से कंधा मिला के काम करें, ऑब्वियसली कर सकती हैं, कोई मनाही नहीं है। वी लिव इन अ मॉडर्न वर्ल्ड। अब आजकल तो फेमिनिज्म भी बहुत ज़्यादा हो गया है। मैंने फेमिनिज्म ऐसे इसलिए करा क्योंकि कुछ लोग इस फेमिनिज्म का फ़ायदा गलत भी उठाते हैं। ऑल्दो फेमिनिज्म जो है इंडिया में लाया गया था जस्ट बिकॉज वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, बट लोगों ने इसका गलत फ़ायदा उठाना भी शुरू कर दिया है। पर फेमिनिज्म भी जो आ चुका है उसकी वजह से भी औरतें जो है अब मर्दों के साथ कंधे से कंधा मिला के चलने की कोशिश कर रही हैं, पर वो चल नहीं सकते। हम जितना मर्जी इक्वालिटी इक्वालिटी चिल्लाते रहे, सामने वाला इक्वालिटी इक्वालिटी चिल्लाता रहे, यहाँ पे पेट्रियार्कल सोसाइटी है। दिमाग में एक सोच रहती है कि औरतों के पास कुछ काम है जो औरतों के लिए ही हैं और मर्दों के कुछ काम है जो मर्दों के ही हैं। फॉर एग्जाम्पल हैवी वेट लिफ्टिंग का काम जो होता है, जहाँ पे वेट लिफ्टिंग का काम आता है, अब आप लोगों को पता नहीं होगा, ज़रा देखो जाके मार्केट में जो लेबर है, जो मकान बनाने वाली लेबर है, उसमें औरतें भी ईंटें उठाती हैं, बजरी उठाती हैं, रेता उठाती हैं, सब कुछ करती हैं, पर औरतों की दिहाड़ी का रेट मर्दों की दिहाड़ी के रेट से कम है। जहाँ एक मर्द को दिहाड़ी 500 मिलेगी तो औरतों को दिहाड़ी 300 मिलेगी, 200 रुपये का डिफरेंस है। ये डिफरेंस इसलिए नहीं है कि हम डिवीजन मतलब हमारे दिमाग में कुछ है, बल्कि ये इसलिए है क्योंकि हमें पता है कि औरतें मर्द के जितना वेट नहीं उठा सकती। एक मर्द जो एक टाइम पे प्रॉपर वेट जितना उठा के एक बारी लेके जाएगा, औरत को वही काम करने में 2 चक्कर लगेंगे। तो इसीलिए उनको अब यहाँ पे ना ये सोच जो है ये दिमाग में भी आ जाती है कि यार औरत है तो ऑब्वियसली इसके काम करने की स्पीड मर्दों से स्लो होगी, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है हैवी वेट लिफ्टिंग काम जो है वो ज़्यादा, ये मतलब ऐसा नहीं है कि मैं कोई कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दे रहा हूँ, इट्स नॉट कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट, इट्स अ फैक्ट। हैवी वेट उठाने का काम जो होता है, हैवीएस्ट वेट उठाने के काम में टेस्टोस्टेरोन इस्तेमाल होता है, जो टेस्ट मेल प्रोड्यूस करते हैं। टेस्ट जब प्रोड्यूस होते हैं तो तभी जाके हम हैवी वेट लिफ्टिंग का काम कर सकते हैं। ज़्यादा टेस्ट, ज़्यादा एड्रेनलिन, ज़्यादा वेट उठाने का काम औरतों के अंदर टेस्ट नहीं होता, और औरतों के अंदर ऑस्ट्रोजन होता है, प्रोगेस्टेरॉन होता है, वो उनकी सहनशीलता बढ़ाता है। वेट लिफ्टिंग नहीं करवा सकता, वो सहनशीलता कर सकती हैं, वो सहनशीलता को बढ़ा सकती हैं। वेट लिफ्टिंग थोड़ा नॉर्मल राइज ही रहता है उनके लिए, जिस वजह से वो जो है
कम हैवी वेट वाला काम कर सकती है। तो हमारी सोसाइटी में वुमेन्स जो है वो इतनी वैल्यू नहीं करी जाती। रियलिटी है, जेंडर इश्यूज जो है ये इश्यूज रहते ही हैं अलॉन्ग इन द पॉलिटिक्स, चाहे वो इक्वालिटी जितना मर्जी डिमांड करती रहे। हालांकि पॉलिटिकल एक्सप्रेशन में जेंडर्स की हेल्प करती हैं वो अपलिफ्टमेंट करने में औरतों की सोसाइटी में, बट इट हैज़ इम्प्रूव देयर पार्टिसिपेशन इन ऑल द फील्ड्स ऑफ वर्क। पर इन्होंने तकरीबन सारी फील्ड ऑफ वर्क में इनको इम्प्रूव करा है। जो पार्टिसिपेशन है औरतों का वो बहुत ज़्यादा है इन कंट्रीज लाइक स्वीडन, नॉर्वे और फिनलैंड। ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं जहाँ पे इनका बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन है। तो जैसे मैं पहले बता रहा था कि डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन तो ऑलरेडी चलता है। मैंने एक वर्ड यूज़ करा था पेट्रियारिकल सोसाइटी ना। व्हाट डज पेट्रियारिकल सोसाइटी मीन्स? पेट्रियारिकल सोसाइटी का मतलब होता है वो सोसाइटी जो बेसिकली मेल्स के बेसिस पे चलती है, जो मेल सोसाइटी होती है, जहाँ पे सोच जो होती है मेल सोच होती है, मेल डोमिनेटिंग सोच होती है ना, तो उसको पेट्रियारिकल कहते हैं। आजकल हम लोग फेमिनिज्म की वजह से ज़्यादा पेट्रियारिकल सोसाइटी की तरफ लीन फॉरवर्ड नहीं हो रहे, बट आज से कई साल पहले हम लोग पेट्रियारिकल सोसाइटी की तरफ ही लीन फॉरवर्ड थे। औरतों को घर पे रखना, पर्दा प्रथा करना, सती प्रथा करना, उनको आगे ना बढ़ने देना, जब किसी औरत के पति की डेथ हो जाए तो उसको ऐसा जीवन देने व्यक्त करने में मजबूर कर देना जहाँ पे कि वो ना तो कुछ ज़्यादा मसालेदार खाना खा सकती है, ना कुछ कर सकती है, ना किसी खुशी में शामिल हो सकती है। तो ये सारा क्या, ये यहाँ पे ये तक था कि भैया अगर औरत के पति मर जाए जवान उम्र में तो औरत दूसरी शादी नहीं कर सकती। पर हाँ, अगर मर्द की जो बीवी है या किसी मेल की बीवी है वो मर जाए जवानी में, तो मेल जो है वो बुढ़ापे में भी अपनी दूसरी शादी, तीसरी शादी, चौथी शादी कर सकता है। औरत मर गई, मतलब बीवी मर गई एक बंदे की, तो वो अपनी उसी की फैमिली की उसकी छोटी बहन के साथ शादी कर लेगा। तो ये सारा जो था पेट्रियारिकल सोसाइटी थी, पेट्रियारिकल सोच थी। तो हमारी सोसाइटी में औरत जो थी अक्सर डिसएडवांटेजेस फेस करती हैं, ऑपरेशन फेस करती हैं, डिस्क्रिमिनेशन फेस करती हैं ऑन द ग्राउंड ऑफ जेंडर। तो जो मेजर रीज़न है इसके लिए वो ये है पुरानी सोच और पुराने आइडियाज़ जो उन लोगों के खिलाफ थे, जो उन सब चीज़ों के खिलाफ थे। और दूसरी बात फिर और क्या था, उस ज़माने में पढ़ाई लिखाई भी नहीं थी, तो लिटरेसी रेट भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता था। उस टाइम लिटरेसी रेट जो था वुमेन का एज़ कम्पेयर टू मैन सिर्फ 54% था। आज ये बहुत ज़्यादा हो चुका है। विलेजेस में जो लिटरेसी रेट है वो अभी भी बहुत कम है, क्योंकि जो हायर ड्रॉप आउट रेशो है वहाँ पे अभी चलती है। औरतों को स्कूल से निकाल दिया जाता है, 10वीं के बाद 8वीं के बाद स्कूल में पढ़ाया नहीं जाता गाँव में, उनकी जल्दी शादी कर दी जाती है, क्योंकि वहाँ के लोग ये सोचते हैं कि औरत अब एक बोझ है, लड़की होने का मतलब एक बोझ है, लड़की एक बोझ है जो बेसिकली उनके सर पे है। अल्टीमेटली उसकी शादी करनी है, गहने देने हैं, दहेज करना है, क्योंकि हमें बिग फैट इंडियन वेडिंग्स बहुत पसंद है जहाँ पे हमें दहेज बहुत ज़्यादा देना पड़ जाता है। ये ज़ोर ज़बरदस्ती है, ये वसूली है कि गांव में जो लड़के हैं वो लड़कियों के ख़ानदान के ऊपर ज़ोर डालते हैं कि हमें ये चाहिए, हमें पता है क्या कहते हैं। पुराने ज़माने में इन सब चीज़ों को दहेज कहा जाता था, आजकल इन सब चीज़ों को गिफ्ट कहते हैं। लेने के तरीके भी बदल गए हैं। पुराने ज़माने में ना लोग जो है एक लिस्ट देते थे, आजकल पता है क्या कहते हैं, जैसे रिश्ता हो रहा होगा ना तो रिश्ते में आके कहेंगे अरे आपकी लड़की की हमारी लड़के की तो शादी हो रही है, तो एक गाड़ी तो दोगे ना उनको। अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, पर यार एक याद रखना, थोड़ा सा एक ध्यान रख लेना, वैसे हमारी तरफ से कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, पर आप अगर एक गाड़ी दोगे तो गाड़ी याद ना स्कॉर्पियो दे देना, या गाड़ी जो है सफारी दे देना, या गाड़ी अगर बहुत ऊंचा खानदान हो गाड़ी हमें ऑडी दे देना। अगर इतना ही ऊंचा खानदान है, इतने ही पैसा है तुम्हारे पास, तो ऑडी खुद खरीद लो, गाड़ी खुद खरीद लो। औरत लड़की के खानदान से क्या तुम उम्मीदें लगा के बैठोगे भैया वो तुम्हें देंगे। पर नहीं, इंडिया में बिग फैट इंडियन वेडिंग्स का बहुत ज़ोर है, इंडिया में दहेज गिफ्ट का बहुत ज़ोर है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना लड़की के ख़ानदान वालों के ऊपर एक भार डाल देती है, और फिर उनके दिमाग में एक सोच आ जाती है, जब लड़की ने शादी करके किसी के घर जाना ही है, उसने वहाँ जाके रोटी कपड़ा ही करना है, रोटी ही बनानी है, कपड़े ही धोने हैं, पूरी ज़िंदगी बच्चे ही पालने हैं, कुछ नहीं करना, तो पढ़ा के फ़ायदा क्या। ये थी पैट्रियार्कल सोच, ये गलत सोच थी। आज हम ये बात जानते हैं कि आज की लड़कियां, बहुत लड़कियां, सारी नहीं, बहुत लड़कियां अपने हस्बैंड को सपोर्ट करती हैं। अगर उनका हस्बैंड अचानक से काम नहीं कर रहा या कोई फैमिली में कोई इशू हो गया, सपोज करो हस्बैंड ही नहीं रहा, तो मोस्ट सिचुएशन में लड़कियां उस घर का बेटा बनने की कोशिश करती हैं, और लड़कियां जो होती हैं फिर
उनके जो पति होता है उसकी जगह पे आके उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाना शुरू कर देती है। ये डिफरेंस है, हमें ये सोच के आगे बढ़ाना चाहिए, पर होता क्या है, उल्टा होता है। दूसरी बात, फिर अगली बात आती है जॉब्स को लेके। जॉब्स में क्या होता है, वुमेन का प्रपोर्शन जो है वो हाई पेइंग जॉब्स में बहुत कम है, और जो वुमेन है वो कम पे कर रही है, लोअर देन मेन, और उनकी हाई एवरेज वर्किंग आवर्स है, मतलब कि वो काम ज़्यादा देर तक कर रही हैं और उनका पैसा जो है उनको कम मिल रहा है। तो जॉब जो है यहाँ पे वुमेन प्रोपोर्शन जो था वो हाई पेइंग जॉब से बहुत कम है, और वुमेन्स जो है उनको लोअर पे कराया जाता है मैन, और उनका वर्किंग आवर्स भी ज़्यादा होते हैं। मैंने आप लोगों को अभी समझाया कि ऐसा क्यों होता है। और उसके बाद आता है फीमेल फीटिसाइड। अब फीमेल फीटिसाइड जो है वो आज की इंडिया में बहुत कॉमन है, बट अब चोरी चोरी चुपके चुपके होता है, पर पहले ये बहुत कॉमन था और लोग खुले में करते थे। गाँव में इसका प्रचलन बहुत ज़्यादा था, अब धीरे धीरे ये चीज़ें ना शहरों में भी होने लग गई हैं। क्यों? क्योंकि सेम रीज़न, हर कोई सोचता है कि हमारे पे बाहर है, ऐसा नहीं है। तो हमारी सोसाइटी में एक मेजॉरिटी ऑफ पेरेंट्स जो है वो हमेशा ही चाहते हैं कि उनका बेटा हो, चाहे बेटा जैसा मर्जी हो, पर बेटा हो, बड़ा होकर वो उनको घर से बाहर निकाल दे चलेगा, पर बेटा हो। तो इसकी वजह से वो क्या करते थे, या तो बच्चों को, जो लड़कियां होती थी उनको बर्थ से पहले मार दिया जाता था, या फीमेल फीटिसाइड करा जाता था। मरने के बाद, उनको पैदा होने के बाद भी मार देते थे। पैदा होने के बाद कैसे मारते थे यार, इसके ऊपर ना मैं तुम्हें ना एक सीरीज बताऊंगा, एक सीरियल है, एक सीरीज है, तुम देख सकते हो, जियो हॉटस्टार पे भी है, अगले जन्म मोहे लाडो ही गियो। ये एक सीरीज है जो तुम देख सकते हो, ये बहुत अच्छी सीरीज थी जो फीमेल फेटिसाइड के ऊपर थी। फीमेल फेटिसाइड इतना ज़्यादा था कि लोग जो थे वो बच्चों, अगर गलती से, पुराने ज़माने में तो यार सेक्स डिटर्मिनेशन होता ही नहीं था ना, तो पैदा होने से पहले वो मार ही नहीं सकता, अक्सर वो पैदा होने के बाद ही मार देते। क्या क्या चीज़ें होती थी, खड्डा खोद के बच्ची को उसके अंदर जिंदा ही दफना दिया, दूध के घड़े में डुबो दिया, तो ये सब चीज़ें वो लोग करते थे। अब ये सब चीज़ें करने की वजह से फीमेल सेक्स रेशियो इंडिया में बहुत ड्रास्टिकली डाउन हो गई थी। हालांकि रिसेंटली फीमेल फीटिसाइड जो है वो इलीगल करार कर दिया गया, पर अब भी ये होता है शहरों में, और बड़ी चोरी चोरी चुपके चुपके से होता है। फिर अगली बात आती है सैलरी को लेके। ये इक्वल रिनमरेशन एक्ट आया था जिसकी वजह से वुमेन्स जो है इक्वल पे होना शुरू हो चुकी थी, बट अगर ये एक्ट नहीं आया होता तो हम आज भी औरतों को जो वो डिजर्व करती है उससे कम पैसे में ही हायर कर रहे होते, और उनसे कम पैसे ही आगे लेके जा रहे होते। आप लोगों ने वो वर्ड तो सुना होगा, कास्टिंग काउच। लड़कियों में कास्टिंग काउच बहुत नॉर्मल है इन बॉलीवुड, इन हॉलीवुड और इन एनी फिल्म और फैशन इंडस्ट्री, बहुत नॉर्मल है वहाँ पे। क्योंकि हम लोग सोचते हैं अरे लड़कियों को काम करने की ज़रूरत है तो हम ऐसा क्यों ना करेंगे, लड़कियों का फ़ायदा उठा लिया जाए। कभी कभार तो लड़कों का भी फ़ायदा उठाया जाता है। रणबीर कपूर, नहीं, रणबीर सिंह, आई एम सॉरी, रणबीर सिंह, उसने कास्टिंग काउच एक्सेप्ट करा था एक शो पे आके कि उसके साथ ऐसा हुआ था। कितनी फीमेल बॉलीवुड एक्ट्रेसेस हैं जिन्होंने ये कन्फेस करा है कि हाँ, कास्टिंग काउच के लिए उनको अप्रोच करा गया था। एक टर्म भी चली थी हैशटैग मी टू करके, जिसमें वो लोग ट्विटर पे ये बता रहे थे कि कैसे उनको कास्टिंग काउच के लिए मजबूर करा गया था, या कैसे उनका फ़ायदा उठाने की कोशिश करी गई थी। तो ये सब ना पुराने ज़माने में होता था, पर अब क्या है, जब से 1976 का रेन्यूमरेशन एक्ट पास हुआ है तब से हमें पता चल चुका है कि हमें औरतों को मर्दों से कम नहीं, मर्दों के बराबर की तो एटलीस्ट सैलरी देनी ही देनी है। पर कास्टिंग का अभी भी ख़त्म नहीं हुआ, औरतों का फ़ायदा उठाना अब भी ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि और ज़्यादा बढ़ चुका है। सैड ट्रुथ, दैट इज़ द ट्रुथ। पेपर में नहीं लिख के आनी है बातें। वुमेन्स पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव ये एग्जाम में आएगा ही आएगा, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हुआ क्या कि जो प्रोपोर्शन है वुमेन का लेजिस्लेचर में वो डेफिशिएंट था, डेफिशिएंट यानी कि कम था। ये 12% था लोकसभा में इन 2014 में, 5% था स्टेट असेंबलीज में। जो वर्ल्ड की एवरेज वुमेन रिप्रेजेंटेशन है अराउंड वो 23.5% है, और हमारे इंडिया में सिर्फ 5% है स्टेट असेंबलीज में। तो आप सोच सकते हो कि क्या रिप्रेजेंटेशन होती होगी इनकी। दूसरा, जो लीगल प्रोविजंस दिए गए थे वो पास करे गए थे ताकि उनको एक प्रॉपर प्रोपोर्शन मिल पाए औरतों को लेजिस्लेचर में, और वो अपने आप को साबित कर पाए। 1/3 ऑफ द सीट्स रिजर्व करेगी थी फॉर वुमेन इन पंचायती राज इन इंडिया, और ये सब चीज़ें हुई थी जब औरतों ने इसके लिए आवाज़ उठाई थी, और जब फेमिनिज्म इंडिया में आया था तब जाके ये औरतों का रिप्रेजेंटेशन शुरू हुआ था
इन टूडेज वर्ल्ड। तो आई होप सो कि आप लोगों को ये जो सेक्स का ये जो डिस्क्रिमिनेशन का जो पॉइंट है ये आप लोगों को समझ में आया होगा। इन पॉलिटिक्स कैसे सेक्स डिटर्मिनेशन का पॉइंट चला था ये आप लोगों को समझ में आया होगा। और अगर आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आया है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा है, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलूंगा अगली ऐसी ही एक बढ़िया सी वीडियो में। तब तक के लिए बाय।